Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. My dear students, we have started chapter number 13 और हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस और आज हम स्टडी करने वाले हैं व्हाट ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन मैन दैट इज डेफिनेटली टेकिंग प्लेस एट voluntary and involuntary levels, right? So let's move to the breathing mechanism. Hi future doctors, हम स्टडी करने वाले हैं voluntary and involuntary regulation of human respiration और इस पर्पस के लिए आपको पता है कि हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं सिर्फ एक छोटा सा मैकेनिज्म या प्रोसेस और उस प्रोसेस का नाम क्या है? ब्रीदिंग, राइट? दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्रीदिंग. अब सवाल ये है कि ब्रीदिंग किस फिनोमेना का नाम है? तो आंसर है कि एक ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर हम ऑक्सीजन रिच एयर को क्या करते हैं? इनटेक और इनहेल, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं. उसमें आपने क्या करना है? इनटेक और इनहेल ये करेंगे. और नंबर 2 पे आप लोग क्या करेंगे कि जब गैसेस एक्सचेंज हो चुका होगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन मेरे ब्लड में शामिल हो चुकी होगी और जो मेरे ब्लड की CO2 है वो मेरे एल्वियोलाई में शामिल हो चुकी होगी. तो अब मेरे पास जो एयर है दैट इज CO2 रिच. तो अब मैंने इस CO2 रिच एयर को क्या कर देना है? आउट टेक, उसे बाहर निकाल देना है. या उसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, टेक और एक्सहेल, ये कर देंगे, राइट? इसका मतलब ये होगा कि ब्रीथिंग मैकेनिज्म में हम बेसिकली 2 फिनोमेना पढ़ने वाले हैं. वो फिनोमेना क्या कहलाता है? पहला स्टेप मेरे पास कहलाता है इनहेलेशन, इनहेलेशन. और जो सेकंड फिनोमेना है उसे हम लोग नाम कर देते हैं एक्सहेलेशन. तो अब हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि ब्रीदिंग इज अ मैकेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स. नंबर 1 इनहेलेशन दैट इन्वॉल्व्स oxygen intake of oxygen rich air and exhalation that involves what? Outtake of stale air or CO2 rich air. Right my dear students, अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोसेस के मैकेनिज्म को समझेंगे, राइट? मैकेनिज्म की ये काम हो कैसे रहा है. इस पर्पस के लिए आप लोगों ने 3 की पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है. पहला पॉइंट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? वो जो हमने फ्रॉगोले केस में डिस्कस किया, क्या कि जो ब्रीदिंग है, गैसेस एक्सचेंज है, ये बेसिकली एक प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशन है, राइट? पहली बात, वेरी वेल, हमने लास्ट टाइम फ्रॉगोले केस में डिस्कस किया था कि आप लोगों को फिजिक्स की एक रिलेशन याद है. वो रिलेशन क्या थी कि वॉल्यूम इज inversely proportional to pressure. Volume is inversely proportional to pressure. Mean to say कि अगर वॉल्यूम मुझे ज्यादा करना है तो मुझे प्रेशर को कम करना पड़ेगा. एंड वाइस वर्सा. मीन टू से कि अगर मुझे वॉल्यूम को क्या करना है स्टूडेंट्स? कम, तो मुझे प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा. This is the meaning of inverse relation, ulta relation. If I will increase one factor, second factor will definitely decrease. And if first factor is decreasing, second factor will definitely increase. It is the meaning of what? Inverse relation. और आपको याद होगा कि अगर मैं ऐसे रिलेशन का ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो ग्राफ हमेशा इस तरह ड्रॉ होता है. अगर ये फैक्टर ज्यादा है तो ये वाला फैक्टर कम होगा और अगर ये वाला फैक्टर ज्यादा हो गया तो ये वाला फैक्टर कम हो जाएगा. यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है? तो इस किस्म के रिलेशन को मैं क्या बोलता हूं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन. तो दिस ब्रीदिंग मैकेनिज्म इज जस्ट अ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप. अगर बात प्रेशर की है तो यू नो वेरी वेल कि प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? और आपको लास्ट से याद है मैंने क्या बोला था कि जो आप लोगों के लंग्स हैं दे आर spongy in nature. Lungs are spongy in nature.
भाई अगर जो लंग्स हैं दे आर स्पॉन्जिंग इन नेचर, इसका मतलब ये है कि दे लैक मसल्स, उनके पास कोई मसल्स नहीं हैं, एंड दे ऑलवेज वर्क हाउ, पैसिवली। पैसिवली का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स विदाउट एनर्जी, विदाउट डेल्टा ई और एनर्जी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि मैं कोई एनर्जी भी न लगाऊं और मैं प्रेशर भी जनरेट कर दूं? बिकॉज हमने क्या देखा था कि प्रेशर क्या है, प्रेशर है बेसिकली क्या था स्टूडेंट्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मेरे पास फोर्स होगी तो प्रेशर जनरेट होगा, और अगर फोर्स नहीं है तो प्रेशर जनरेट नहीं होगा। तो फिर विदाउट एनर्जी मेरे लंग्स पैसिवली कैसे काम करते हैं, हमने ये अंडरस्टैंड करना है। और तीसरी बात, ये आपने बात याद रखनी है, मैं इसलिए आप लोगों को ये बात बार बार हैमर कर रहा हूँ आप लोगों के माइंड में कि इस पर्टिकुलर वर्ड को आप ब्लॉक कर लें और इसके ऊपर एक स्टार भी डाल लें कि ये बहुत ही अहम सी बात है कि आप लोगों के लंग्स हमेशा पैसिवली काम करते हैं, उनके अपने पास कोई मसल नहीं है, राइट। फिर तीसरी बात ये है कि आप लोगों के लंग्स की जो साइड्स हैं दोज आर कवर्ड बाय रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल्स भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मसल्स का वर्ड यूज करें, सिंपल इंटरकोस्टल भी वही मीनिंग देंगे। और तीसरी बात आपने क्या याद रखनी है स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट की बात जरा फोर्थ हो जाएगी, आपकी बुक में ये वाला पॉइंट नहीं लिखा हुआ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो उस लिहाज से तीसरा और वैसे चौथा पॉइंट ये है माय डियर स्टूडेंट्स के आप लोगों के थोरेसिक कैविटी की बेस, आप लोगों की थोरेसिक कैविटी की का जो फ्लोर है या बेस है, इट इज बेसिकली अ मस्कुलर शीथ। ये तो एक मस्कुलर शीथ है, राइट। और उस पर्टिकुलर मस्कुलर शीथ का नाम क्या है, कल बोला था मैंने, बिल्कुल ठीक, डायाफ्राम, PHRAGM, डायाफ्राम, राइट। अब ये मसल्स, लंग्स और डायाफ्राम ये मिलकर बेसिकली काम करेंगे, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो फोर्स है वो दो जगहों से तो आ सकती है, उनमें से एक मेरे पास क्या है, जाहिर है ये वाला मस्कुलर डायाफ्राम, और दूसरी चीज आपको पता है जो फोर्स जनरेट कर सकती है वो क्या है, इंटरकोस्टल्स मीट मसल्स। तो मेरा ख्याल आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मैंने ये वाली दो चीजें इन दो चीजों से जोड़ी हैं। प्रेशर जनरेट होगा तो एक्सचेंज होगा, लंग्स के अपने पास कोई मसल नहीं है और उस पर्टिकुलर ऑर्गन को पैसिवली काम करवाने में बहरहाल मसल्स रोल प्ले कर रहे हैं, और वो मसल्स कहाँ लोकेट करते हैं, जाहिर है पसलियों के दरमियान में, हम उन्हें बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, और हमारी तरह से कैविटी की बेस पर जिसे हम क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। अब हम स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि हमारे इस पर्टिकुलर ब्रीदिंग मैकेनिज्म का जो रेगुलेशन है वो किस तरीके से हो रही है। तो लेट्स राइट कि रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिज्म, यानी कि किस किस वे से हम अपने रेस्पिरेटरी रेट को कम या ज़्यादा होता देख सकते हैं या कर सकते हैं। तो उसके लिए आंसर मेरे पास ये स्टूडेंट्स कि जब हम लोग बिल्कुल रेस्टिंग फेज में बैठे होते हैं, आराम सुकून से बैठे होते हैं, तो जो हमारा इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और आउटटेक ऑफ CO2 बहुत रिदमिक होता है, राइट। रेस्टिंग फेज पे हमारी जो मूवमेंट है वो कैसी हो जाती है, रिदमिक हो जाती है। हम अपने खास इंटरवल पे गैस को अंदर लेके जा रहे होते हैं और इसी खास इंटरवल पे गैस को बाहर निकाल रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसे वर्ड यूज कर रहे हैं रिदमिक। और इस टाइम पे आमतौर पे हम लोग 20 रेस्पिरेशंस करते हैं पर मिनट। ये वेरी कर सकती है % to % डिपेंडिंग अपॉन द मेटाबॉलिक रेट एंड एज, लेकिन आमतौर पे हम लोग 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट या रेस्पिरेशंस पर मिनट कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम लोग ज़रा सी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों के मसल्स में CO2 की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो जब आप लोगों की CO2 प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इनवॉलंटरीली मीन्स आप लोगों के ख्वाहिश के बगैर भी आप लोगों का
जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, और अगर आप लोग अब चलने की बजाय दौड़ना शुरू कर दी तो रेस्पिरेटरी रेट और तेज़ हो जाएगा। अगर आप लोग और स्ट्रेन एक्सरसाइज करेंगे तो रेस्पिरेटरी रेट और तेज़ हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों के रेस्पिरेटरी रेट का आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था क्या, इनवॉलंटरीली, इनवॉलंटरी। इरादे के बगैर जब जब आप लोगों की बॉडी में CO2 की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कोरेस्पॉन्डिंगली आप लोगों का रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, बिकॉज CO2 is a poison for us and our body is trying its level best to get rid of this poisonous gas ASAP. It stands for as soon as possible, right? तो उस लिहाज से रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपने रेस्पिरेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो दुनिया के बड़े अच्छे डाइवर्स हैं, दे हैव अ वेरी गुड कंट्रोल, मीन्स दे हैव द वॉलंटरी एबिलिटी ओवर दिस इनवॉलंटरी एक्शन। बात को गौर से सुने, मैंने क्या बोला है कि दे हैव द वॉलंटरी कंट्रोल ओवर दिस इनवॉलंटरी एक्शन। तो इसका मतलब ये है कि ऑल दो ये एक इनवॉलंटरी एक्टिविटी है, लेकिन अपने विल और कंट्रोल के साथ आप इसे वॉलंटरी बना भी सकते हैं, राइट? और इसको हम फर्दर देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय डाइविंग रिफ्लेक्स और डाइवर्स हवाई काम किस तरीके से कर रहे होते हैं। बहरहाल ये दो तरीके से ऑपरेट हो सकता है। आइए हम देखते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हाफ ऑफ द बोर्ड। ब्रीदिंग मैकेनिज्म। अब हम लोगों ने लास्ट फ्रॉग वाली जो हमने डिस्कस किया था उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या कर रहा हूं कि आप लोगों के सामने अब दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रहा हूं, राइट? फर्स्ट कर लेते हैं कि एक मेरे पास ये वाली ट्रायंगल है, एक मेरे पास ये वाली ट्रायंगल है, इमेजिन करो ये ट्रायंगल है, और एक मेरे पास ये वाली ट्रायंगल है। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ रहें आप लोग, तभी आप लोगों को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप किसी पॉइंट पे लूज कर देंगे कॉन्सेंट्रेशन, शायद आपको समझ नहीं आएगी, राइट? अब एक ब्लैक ट्रायंगल है मेरे पास, उसको मैंने लिखा है कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी के साथ, और इसको मैंने बाहर बाहर लिखा हुआ, ये बाहर वाली ट्रायंगल। और एक मेरे पास उस ट्रायंगल अंदर वाली जिसको मैंने स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल बी से लिखा है, ब्लू से ड्रॉ किया है और ब्लू से लेबल किया है, और बाहर वाली को मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया और ब्लैक से लेबल किया है। अब आप मुझे ये सोच के खुद ही बता सकते हैं डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स कि जो एरिया है, एरिया वो ट्रायंगल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी का ज्यादा है, श्योर। और अगर आप प्रीवियस बोर्ड की इक्वेशन याद करें कि प्रेशर के वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल ए बी सी में प्रेशर कम है, राइट? फिर दोबारा बात को देखें कि चूंकि ट्रायंगल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी का एरिया ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो जाहिर है प्रेशर क्या होगा, कम। इसलिए मैंने क्या लिखा कि इफ वॉल्यूम इज हायर तो प्रेशर शुड बी लेस, तो मैंने क्या वर्ड यूज किया, प्रेशर कम है। जाहिर है अगर मैंने ये बोला कि प्रेशर कम है तो किस वक्त कम है या किस चीज से कम है, तो आंसर माय डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एयर। तो जब मेरी थोरेसिक कैविटी का प्रेशर एक्सटर्नल एयर के प्रेशर से कम होगा तो व्हाट विल हैपन, एयर विल बी सक्ड इन, राइट? तो उस टाइम पे हम एयर को सक करेंगे और हम बोलेंगे कि इस टाइम पे हो रही है क्या, इनहेलेशन। फिर रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि इनहेलेशन के टाइम पे मेरी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसमें प्रेशर कम हो जाएगा। भाई किससे कम होगा, हवा के प्रेशर से, तो एयर विल रश इन, हवा अंदर चली जाएगी। ऑन द अदर हैंड अब मैं ब्लू ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, अगर आप ट्रायंगल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम क्या है, कम। और अगर वॉल्यूम कम है
तो इस पर्टिकुलर रिलेशन दैट v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p के लिहाज से इस पर्टिकुलर टाइम पे थोरेसिक कैविटी का प्रेशर क्या हो गया, डेलिबरेटली लिख रहा हूं उर्दू में, ज्यादा, राइट। जब इस पर्टिकुलर सेम वॉल्यूम के ऊपर जब इतना ज्यादा प्रेशर लगेगा फ्रॉम ऑल साइड्स, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर एयर पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, किससे, एनवायरमेंट से, राइट। तो वो वाली एयर जो मेरी लंग्स के अंदर होगी, इट विल गश आउट, ये बड़ी फोर्स के साथ बाहर निकल जाएगी, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन, राइट। अब हम देखेंगे कि अगर मैं इनहेलेशन करना चाह रहा हूं, मीन टू से कि मैं अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा कि मेरी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम ज्यादा हो जाए। या ऐसे करते हैं आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम इस पर्टिकुलर टाइम बोर्ड पे 2 कॉलम्स बना लेते हैं, राइट। एक कॉलम में लिखते हैं हम लोग व्हाट, इनहेलेशन, और दूसरे पे लिख लेते हैं क्या, एक्सहेलेशन, राइट। कलर भी चेंज नहीं करते ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल साथ साथ चलता रहे। एक्सहेलेशन, व्हाट इज आवर टारगेट। सबसे पहली बात है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि हम लोगों ने वॉल्यूम को इंक्रीज करना है और प्रेशर को मैंने डिक्रीज करना है। वॉल्यूम को इंक्रीज करना है और प्रेशर को डिक्रीज करना है। इसके लिए हमने 3 बातें पहले कही थी कि मेरे लंग्स के अपने पास कोई मसल नहीं है, राइट। तो फिर ये प्रेशर डिक्रीज कैसे होता है, तो इसका आंसर मेरे पास ये है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने लास्ट बोर्ड पे लिखा था कि वी हैव गॉट इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। अब आपने बात को बहुत गौर से सुनना है तो आपको बातें समझ आएंगी। इंटरकोस्टल मसल्स मैंने आपसे कल बात की थी, 2 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स और एक को हम बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल्स। और मैंने आपसे कल ये वाली बात भी कही थी कि ये वाले मसल्स हमेशा पेयर में काम करते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, लेकिन इसकी अपोजिशन सपोर्टिव होती है, अनलाइक आर अपोजिशन, राइट। ये सपोर्टिव होती है अपोजिशन। तो मैं बात ये कर रहा था कि इंटरकोस्टल मसल्स 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर 1 इस वाले केस में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, मैंने जस्ट EXT लिख रहा हूं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स they will undergo contraction, they will undergo contraction, right। जरा बात को गौर से सुनिए। आप लोगों के पास ये एक बकेट है, फर्ज कर लेते हैं कि ये एक बकेट है आप लोगों के पास, और आप लोगों को पता है कि इस बकेट के साथ एक अदद हैंडल लगा हुआ होता है, जिसे आप पंजाबी कुंडा भी कह सकते हो, फड़न वाला कुंडा, है ना जी, हैंडल। और आपको ये बात पता है कि ये जब मैं इस हैंडल को छोड़ूंगा तो ये इस पर्टिकुलर बकेट के साथ लग जाता है जाके। आपको ये बात समझ आई। अब मैंने करना क्या है, आप ये इमेजिन करें कि ये बकेट है मेरे हाथ में और मैं इस के बाहर वाली साइड पे हाथ रखा हुआ है, मैंने बाहर वाली साइड पे, मैंने वर्ड का यूज किया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल बाहर वाले। तो जब मैं इस कुंडे को उठाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब मेरे बाहर वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कुंडा ऊपर की तरफ उठेगा, ये वाला हैंडल ये एलिवेट होगा, यानी कि अगर ये पहले इस पोजीशन पे था, राइट, तो अब ये एलिवेट हो गया, बाहर की तरफ उठ गया। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, आप लोगों की चेस्ट कैविटी की वॉल्स दे विल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। मैं 2 वर्ड यूज किए हैं कि व्हेन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, तो आप लोगों के थोरेसिक कैविटी के मसल्स दे विल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, राइट। और इसलिए मैंने यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं 2, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, राइट। ऊपर की तरफ निकलेंगे और बाहर की तरफ निकलेंगे, यानी कि अगर आप इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के चेस्ट कैविटी के मसल्स इस तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए, लुक एट माय एरोज, मैंने उसको बाहर की तरफ भी लगाया और ऊपर की तरफ भी लगाया है।
इतनी दफ़ा बोलने के बाद कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जब ये वाले बाहर वाले एक्सटर्नल मसल्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट, तो आपकी चेस्ट कैविटी इट विल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। इसलिए मैं यहां भी लगा रहा हूं। उस टाइम पे आप लोगों के इंटरनल मसल क्या कर रहे होंगे, तो कॉमन सेंस, इफ दे आर वर्किंग इन एंटागोनिस्टिक वे, तो मेरे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स दे विल अंडरगो रिलैक्सेशन। अगर ये नहीं फैलेंगे तो याद रखें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बोला कि ऑल्दो दे वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट दे सपोर्ट ईच अदर। इसकी कॉन्ट्रैक्शन इसी रिलैक्सेशन से लिंक्ड है, एसोसिएटेड है। ये तो बात ही हो गई। एक बात आप मुझे और बताएं कि अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ करूं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है स्टूडेंट्स, ये, और फिर मैं एक लाइन ड्रॉ की है ये, इन दोनों में से कौन सी लाइन लंबी है? जो लोग समझते हैं कि लाइन ए बड़ी है वो बताएं, और जो समझते हैं कि जो लाइन बी है वो बताएं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि लाइन बी बड़ी है, दे आर ओके। डेफिनेटली कर्व स्ट्रक्चर डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन से बड़ा होता है, तो ये जो लाइन है ये बड़ी है, बी वाली लाइन। अब आप मुझे ये एक बात और उसकी बताएं, आपने 9th-10th के एक्सपीरियंस से, कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो छोटा और मोटा हो जाएगा या वो लंबा और पतला हो जाएगा, राइट? तो आपको ये बात पता है कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस पर्टिकुलर मसल की शेप किसी सिटिंग माउस जैसी हो जाती है, इसीलिए हम उसे मसल बोलते हैं। मसल का मतलब ही होता है सिटिंग माउस। तो जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस मसल की शेप समझ लें कुछ ऐसी ऐसी हो जाती है, समथिंग लाइक इट। अब आप इसकी थिकनेस और इसकी लेंथ को मेजर कर लें, इतनी ज्यादा है, राइट? और थिकनेस कितनी है? ज़रा इतनी। इस टाइम मसल कैसा है? कॉन्ट्रैक्टेड, ये बंद हुआ है, राइट? और अब नेक्स्ट टाइम में देखिए हमने क्या बात कही है कि जब यही वाला मसल क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, तो ये पतला और लंबा हो जाएगा। लुक एट दिस, आप इस थिकनेस को और इसकी लेंथ को मेजर करें, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस कि ये बहुत लंबा मसल है और पतला है, और ये वही वाला मसल जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो छोटा और मोटा हो गया, राइट? आपके इतना के लिए अर्ज है कि जब ये वाला मसल इस शेप में होगा, इस शेप में, तो ये पतला और लंबा है। इस टाइम पे ये वाला मसल थिन एंड लॉन्ग, थिन भी है और कैसा है हमारे स्टूडेंट्स? लॉन्ग भी है। और यही वाला मसल इस वाली फॉर्म में कैसा है? ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आप भूले नहीं। पिक्टोरियल मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैंने क्या किया, लुक एट दिस। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इस पर्टिकुलर लाइन को मोटा भी कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट ए पर इसी पर्टिकुलर मसल की लेंथ कैसी हो गई? थिक एंड शॉर्ट। तो जब मसल थिक एंड शॉर्ट हो, इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्टेड है। लेकिन जब यही वाला मसल इस फॉर्म में जाएगा तो जाहिर है अब इसकी लेंथ बड़ी हो गई है, इसका मतलब है ये लंबा भी हो गया है। तो इस टाइम पे हम इसे क्या बोलते हैं कि दिस मसल इज रिलैक्स्ड। मेरा ख्याल है कि आप बिल्कुल पढ़े लिखे समझदार बच्चे हैं, आपको बात पता चल गई है कि सर डायाफ्राम के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो अगर आप लोगों का डायाफ्राम, अगर आप लोगों का डायाफ्राम कैसा है स्टूडेंट्स? स्ट्रेट, लेस डोम, यू कैन से स्ट्रेट और लेस डोम, तो इसका मतलब यह है कि वो कॉन्ट्रैक्टेड है। और whenever you say कि it is more dome, it means कि ये thin and long है, यानी कि रिलैक्स्ड है। अब आप मुझे सोच के बताएं हमारे स्टूडेंट्स कि अगर मैं इनहेलेशन करना चाहता हूं और मैं अपनी ट्रायंगल का वॉल्यूम बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली मुझे अपने मसल को स्ट्रेट करना पड़ेगा। लुक एट दिस, स्ट्रेट करना पड़ेगा, राइट? मैंने अपने इस पर्टिकुलर नीचे वाले बेस ऑफ ट्रायंगल को क्या कर दिया है? थिक एंड शॉर्ट। तो जब ये थिक एंड शॉर्ट हुआ, इसका क्या मतलब है कि इस टाइम पे डायाफ्राम कैसा है? कॉन्ट्रैक्टेड। तो आप लिख लें यहां पर क्या कि जहां तक बात है इसके डायाफ्राम की, तो डायाफ्राम कैसा है? कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड। तो अब हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं? जब आप लोगों के
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली मूवमेंट होगी, राइट। और जब आपका डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाली मूवमेंट होगी, राइट। इन दोनों मूवमेंट की वजह से डेफिनेटली वॉल्यूम विल इंक्रीज और हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी पोजीशन पे ले जाएंगे अपनी थोरेसिक कैविटी को। उस टाइम पे गैस क्या है, अंदर गई है, कौन सी वाली, फ्रेश वाली। लेकिन अब मैंने करना है रिवर्स प्रोसेस, नो आई वांट टू एक्सेल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पर्टिकुलर थोरेसिक केज को इतना प्रेस करना पड़ेगा, इतना प्रेस करना पड़ेगा, तभी मैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ट्रायंगल पे आऊंगा। अब देखें कि अगर मैं यहां से वापस यहां आना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लुक एट दिस, मुझे अपने वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा और गैस पे प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे, बिल्कुल आपने ठीक बोला है कि मुझे इंटरकोस्टल मसल्स के मूवमेंट के ऑर्डर को रिवर्स करना पड़ेगा। एक्सीलेंट माय डियर स्टूडेंट्स, जबरदस्त, छा गए आप लोग। इस वाले केस में जो मेरे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स हैं, बाहर वाले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, दे विल रिलैक्स। भाई अगर मैं इसको प्रेस करना चाहता हूं तो मुझे बाहर वाली चीज को लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैंने इसको खींचा था ऊपर की तरफ, अब रिलैक्स करेंगे तो नीचे जाएगी। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रिलैक्स करेंगे और इंटरनल इंटरकोस्टल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, अब अंदर वाले खींचना है, तो जब वो उसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो योर वॉल्स ऑफ थोरेसिक कैविटी दे विल मूव। मैंने क्या वर्ड यूज किया था, याद है आप लोगों को, कि ये वाले मसल्स दे विल मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ को मूव करेंगे, एंड इनवर्ड, और अंदर की तरफ को मूव करेंगे। जब ये डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करेंगे तो उसी टाइम पे जो डायाफ्राम है ये रिलैक्स कर रहा होगा। लुक एट दिस, राइट, डायाफ्राम विल रिलैक्स। तो इस टाइम पे हम लिखेंगे क्या, कि जो हमारा डायाफ्राम है इट इज गोइंग टू रिलैक्स, और इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के रिजल्ट में डेफिनेटली वॉल्यूम कम हो जाएगा, हमारी लंग्स के अंदर जो एयर है उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा, सो एयर विल बी गश्ड आउट, ये बाहर निकल जाएगी। ऑन द अदर हैंड, जब मैं इन पर्टिकुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, इसे भी कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, अंदर को रिलैक्स करूंगा, तो इनहेलेशन होगी, राइट। अब आज की आखिरी बात समझ लाइए कि ये जो मेरी ट्रायंगल है, मीन जो मेरे लंग्स हैं, इनके बाहर एक मेम्ब्रेन है, राइट। ड्रॉ करते हैं यहाँ पे प्रॉपर, ये एक मेम्ब्रेन है, समथिंग लाइक इट। इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन, और प्लूरा बोलते हैं इसे, और जिस कैविटी में ये मेम्ब्रेन लाए करते हैं उसे हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। सर अब बात को गौर से समझे, ये मेरे पास स्टूडेंट्स एक स्लाइड है, इट इज अ वन स्लाइड, और आप लोग क्या करें, इसके ऊपर एक वाटर का ड्रॉप डालें और इसके ऊपर आप एक और स्लाइड रख दें, राइट। इसके दरम्यान में क्या है, वाटर का ड्रॉप, जो ही आप इसको ऊपर रखेंगे तो ये वाटर का ड्रॉप इस पूरी जो दो स्लाइड्स है उसके दरम्यान में एक फिल्म की तरह फैल जाएगा, समथिंग लाइक इट। अब आप मुझे इन दो स्लाइड को जुदा करके दिखाएं, डेफिनेटली यू कैन नेवर डू इट। स्लाइड कर सकते हैं, इसे खींच जुदा नहीं कर सकते। ये वाली दो ग्लास की स्लैब्स इस वाटर के एक ड्रॉप की तरह से कैसे होती है, हमेशा चिपकी रहती हैं, राइट। अल्लाह ने यही वाला फिनोमिना यहाँ पे भी यूज किया हुआ है कि एक सरफेस जो है वो आप लोगों की लंग्स की है और एक सरफेस किसकी है, प्लूरल मेम्ब्रेन की, इसके दरमियान में वाटर है, यहाँ पे वाटर है, और इस वाटर की वजह से ये वाली जो हमारे लंग्स हैं वो हमेशा मेरी प्लूरल कैविटी से चिपके हुए रहते, चाहे उस टाइम पे मेरी थोरेसिक कैविटी अंदर मूव कर रही हो या थोरेसिक कैविटी की वॉल्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव कर रही हो, ये वाले मसल्स हमेशा चिपके रहेंगे किसी बैग की तरह से। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हमारी इंटरकोस्टल मसल डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एयर विल बी पुश्ड, सो एयर विल कम आउट। लेकिन जब ये फैलेंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा मेरे लंग्स के अंदर, और उस वैक्यूम की वजह से ये मेरे लंग्स फैलेंगे। तो आपको बात समझ आई होगी कि मेरे लंग्स अगर स्पंजी हैं, उनके अपने पास कोई मसल नहीं है, फिर भी वो इन्फ्लेट कैसे होते हैं और डिफ्लेट कैसे होते हैं। भाई डिफ्लेट तो हो गए प्रेशर की वजह से, इन्फ्लेट क्यों हो गए, क्योंकि अंदर से चिपके हुए हैं। जब कैविटी बाहर मूव करेगी तो लंग्स भी बाहर को फैलेंगे, तो एयर विल रश इन। तो ये था स्टूडेंट्स मेरे पास आज का लेक्चर, और इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हम कैसे वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं अपने रेस्पिरेटरी रिदम का,
और रिदम कब तेज होता है और कब स्लो होता है, ये हमने अंडरस्टैंड किया। और ये देखा कि हमारे इंटरकोस्टल मसल डायाफ्राम कैसे मेरे लंग्स की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को पैसिवली कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। इसी पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में मजीद बातें आपसे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पर्टिकुलरली टॉपिक होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ऑलवेज ट्राई टू स्टडी एवरी सब्जेक्ट ऑन लॉजिकल ग्राउंड्स। ये बिल्कुल लॉजिकल फिनोमेना है, किसको इसमें रट्टा नहीं है। अगर आप किसी भी बात को लॉजिकल ग्राउंड पर समझेंगे तो आपको रट्टा भी आसान लगेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा, और कभी दुआ करें तो हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।